नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड पीसीएस की जो आगामी परीक्षा है वो 3 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा 2016 में आयोजित की गई थी। किसी भी प्रारंभिक परीक्षा को देने से पहले उसके प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस का प्रश्न पत्र है उसको हल करूंगा और यदि उस प्रश्न से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा तो हम उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जेम्स एंड्रयू रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का ही वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रेमजे था। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856 तक रहा था और इन्हीं के कार्यकाल में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 1853 में, मुंबई से लेकर थाने तक। और इन्हीं के काल में लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई और पोस्ट ऑफिस एक्ट और डाक टिकट का भी प्रचलन शुरू किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था जब 1857 की क्रांति हुई थी और लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 में भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया था। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय दोनों ही लॉर्ड कैनिंग था। इसी के ही कार्यकाल में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1928 में। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह मैदान में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? इसका सही जवाब होगा सूर्यसेन, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह ये तीनों ही जो काकोरी ट्रेन को लूटा गया था उस काकोरी कांड में ये शामिल थे। लेकिन ये जो सूर्यसेन थे ये चटगांव विद्रोह से संबंधित थे जो बंगाल में एक स्थान था, तो सूर्यसेन उससे संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्रजाति नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा खासी। खासी जो है ये प्रजाति उत्तराखंड की नहीं है, क्योंकि खासी, गारो, जैंतिया ये जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जो क्रम से लगी हुई हैं, खासी प्रजाति खासी पहाड़ियों से संबंधित है, जबकि यक्ष, नाग और किन्नर ये तीनों प्रजातियां, प्राचीन प्रजातियां उत्तराखंड से संबंधित हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1804 ईस्वी में। देखिए, खुड़बुड़ा का जो युद्ध 1804 में प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें प्रद्युम्न शाह जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे ने अलग से प्रशासनिक भाग बनाने की मांग रखी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिगौली की संधि कब हुई थी? तो सिगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। सिगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा गौरा देवी। देखिए, ये जो चिपको आंदोलन था जिसमें वन कटाई के विरोध में ये चलाया गया था, उसके जो प्रमुख नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। लेकिन चमोली के रैणी गांव में ये वन कटाई के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था ये गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर कई महिलाओं ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 10। परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होगा कनकपाल। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा एंडीज पर्वत प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्वालामुखी शंकु। ये एक मूल स्थल रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन ये जो है लहरों के द्वारा किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। देखिए, वायुमंडल में 5 परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे होती है और उसके ऊपर समताप मंडल होती है,
फिर आपका मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है और फिर बहिर्मंडल आता है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और समताप मंडल से जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित होती है, क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं, उनसे ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा कनारी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, साप्टा यानी दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1993 में। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? देखिए इसका सही आंसर होगा सी, मानक समय। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, मानक समय। क्वेश्चन नंबर 19 है, बादल किस घटना के परिणाम हैं? तो इसका सही जवाब होगा बादल संघनन के कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो इसका सही जवाब होगा देवरिया ताल और टिहरी, ये जो युग्म दिया गया है ये गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बैनी ताल चमोली में और बाशुकी ताल रुद्रप्रयाग में। लेकिन देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, देवरिया ताल भी रुद्रप्रयाग में ही है। क्वेश्चन नंबर 21, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा काली नदी की। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? बेसिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर देते हैं। इसका सही आंसर होगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क। इसको ये ऐसे पूछ भी सकता है कि 2016 में किस पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो इस चीज़ को हमें जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है श्रीनगर, एक सेकेंड, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? देखिए यहाँ ऑप्शन में ये जितने भी दिए हुए हैं चारों, ये उत्तराखंड के वन्य जीव विहार है। हमें इनको पश्चिम से लेकर पूरब सही दिशा में अरेंज करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। पश्चिम से अगर पूरब हम इनकी स्थिति देखते हैं तो पहले आएगा केदारनाथ, पूरब की तरफ अगर बढ़ते तो नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट वन्यजीव विहार। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। एक सूची में दोआब दिया हुआ है और दूसरे में नदियां दी गई हैं कि किन दो नदियों के मध्य में ये कौन सा दोआब क्षेत्र पाया जाता है। तो चलिए इसकी मैचिंग कर लेते हैं। देखिए अगर हम इनको मैच करते हैं, पृष्ठ दोआब जो है ब्यास और सतलज के मध्य है। बारी दोआब अगर देखेंगे तो रावी और ब्यास के मध्य होगा। रचना दोआब रावी और चेनाब के मध्य, और चाज दोआब यदि हम देखेंगे तो चेनाब तथा झेलम के मध्य होगा। अगर हम इस सारणी को देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ए का तीसरा पृष्ठ दोआब का ब्यास और सतलज के बीच में, बी का दूसरा बारी और रावी और ब्यास के बीच में, सी का पहला रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच में हो जाएगा, और चाज दोआब जो है चेनाब और झेलम के मध्य में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो इसका सबसे ज़्यादा सही जवाब होगा पश्चिमी घाट। देखिए जैव विविधता क्षेत्र किसको कहते हैं? जैव विविधता एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कई सारे पौधों की प्रजातियाँ, जंतु की प्रजातियाँ, सभी सजीवों की प्रजातियाँ एक ही स्थान पर रहती हैं, जहाँ पर स्थलमंडल जलमंडल दोनों का संयुगमन क्षेत्र होता है। और ये जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या जीव जंतुओं की हो, वो एक दूसरे के जीवन पर प्रभाव डालती हैं, परस्पर क्रियाएं करती हैं। तो इस क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं, और ये जैव विविधता क्षेत्र संवेदनशील जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है?
तो इसका सही जवाब होगा शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, यानी CWG जो है, इसको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बंगाल सहित पूरे उत्तर पूर्वी भारत का ये जो जलवायु है वह किस प्रकार की है, CWG प्रकार की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक सूची में दे रखा है उद्गम क्षेत्र और दूसरी सूची में नदी दे रखी है, यानी ये कौन सी नदियां हैं, ये अपने किस किस उद्गम क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसमें यहाँ पर ये देखना है, तो अभी हम इनको मैचिंग करते हैं। देखिए ये जो आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो इसका सही जवाब होगा सुवर्ण रेखा। ठीक है, वेरीनाग सोता झरना से जो निकलती है, सॉरी देखिए गलत हो गया, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी। वेरीनाग सोता झरना से कौन सी नदी निकलती है, झेलम। महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है, कृष्णा। छोटा नागपुर का पठार से कौन सी निकलती है, सुवर्ण रेखा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1 2 3 4 यही सही क्रम होगा, और इसका जो सही जवाब होगा वो है बी, यानी 1 2 3 4 ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो वह है पंजाब। 32 है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह कौन सी श्रृंखला है, इनसेट। 33 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका में एक भारतीय शोध केंद्र है जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। इसके अलावा इसमें मैत्री भी एक अंटार्कटिका में शोध केंद्र है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा कोरोमंडल तट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो देखिए 3 राज्यों को इस परियोजना से लाभ होता है, और इसके हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा वह होगा सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। देखिए किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, और किस अनुच्छेद के द्वारा होती है, तो अनुच्छेद 164 के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि लोकसभा में उत्तराखंड की कितनी सीटें होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा बी, 5 सीटें होती हैं। 38 है, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में जो थी उसमें मनोनीत सदस्य कितने थे, तो इसका सही जवाब होगा 1। 39 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित कहाँ स्थित है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग्स होती है, जो UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं, जिसको आप लवासना के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ जाने का सभी का ड्रीम होता है, तो इसका सही जवाब होगा मसूरी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा श्री AP नवानी। श्री AP नवानी जी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। और अगर वर्तमान में हम बात करें तो डॉक्टर राकेश कुमार इस समय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका जवाब होगा श्रीमती मार्गरेट अल्वा, और वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। 42 है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर 3 संस्थान दिए गए हैं, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, और एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं। ये तीनों ही ऑप्शन, यानी ये जो तीनों ही संस्थान हैं, ये विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए आवश्यक माने गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 43 जो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। देखिए ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया कि एक विशेष दर्जा प्राप्त है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 370। लेकिन 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक बना जम्मू कश्मीर और एक बना लद्दाख। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हमें इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार
ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए? तो इसका सही जवाब होगा सी, अनुच्छेद 15 चौथा तथा 16 का चौथा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 338 का। देखिए, अनुच्छेद 338 किसके बारे में बात करता है? अनुसूचित जाति के बारे में बात करता है, अनुसूचित जाति आयोग। पहले अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों एक ही में थे, लेकिन अलग से एक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया 338 का में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सुरक्षा परिषद से। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत ही मुख्य वैश्विक स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और प्रजातंत्रीकरण की मांग का जो संबंध है इसकी सुरक्षा परिषद से है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1986 में ये भारत में सार्क सम्मेलन सबसे पहले आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 49, वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्योटो में। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के परमाणु सिद्धांत में क्या सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, ये तीनों ही भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित हैं। आज के इस वीडियो में हमने इस पेपर के प्रीवियस ईयर के पेपर के 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम इसके अगले 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 51 से लेकर 100 तक, और इसके तीसरे पार्ट में यानी आखिरी पार्ट में हम 101 से लेकर 150 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्द इसी चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी।